Hello everyone, welcome back to the fourth lecture of chapter 11 in which we will study about second law of thermodynamics. We will study the second law of thermodynamics with two statements that describe the working of thermodynamic devices called heat engine and refrigerator. Also we will study a theoretical engine called Carnot engine, driving its efficiency and maximum limit. Furthermore, we will study a new property of thermodynamic system called entropy. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने हीट कन्वर्जन की बात की थी which tells us that heat can be converted into other forms of energy or other forms of energy can be converted into heat where total energy of the universe is constant. और इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, जिससे हमें पता चलता है कि हीट सप्लाई की जाए तो वो वर्क डन बाय द सिस्टम में होगी कन्वर्ट और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी. लेकिन फर्स्ट लॉ हमें ये नहीं बताता कि प्रोसेस कैसे होगा और डायरेक्शन क्या होगी हीट की और क्वालिटी ऑफ हीट क्या होगी. ये हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है जिसके लिए बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन हम दो इस्तेमाल करेंगे, केल्विन स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट. केल्विन स्टेटमेंट हमें बताता है वर्किंग ऑफ हीट इंजन और क्लॉसियस स्टेटमेंट से रेफ्रिजरेटर की वर्किंग पता चलती है. हीट इंजन क्या है? हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी इससे हम वर्क हासिल करते हैं. तो केल्विन स्टेटमेंट बताती है इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राइव कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम अ सिंगल हीट रिजर्वॉयर और हीट सोर्स. इसका मतलब ये है कि हमें हॉट बॉडी के साथ कोल्ड बॉडी की भी ज़रूरत होती है अगर हमें वर्क चाहिए. सिर्फ हॉट बॉडी से, जिसको सोर्स कहा जाता है, उससे सारी की सारी हीट कन्वर्ट नहीं हो सकती वर्क में. अगर ऐसा हो तो इसको परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड कहा जाता है. इसके लिए एक एग्जांपल देख सकते हैं. समंदर से हीट निकालने वाली हम अगर एक हीट इंजन लें और समंदर की हीट यूज करें और उस हीट से वर्क हासिल कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता. हमें यहाँ कोल्ड बॉडी की भी जरूरत होगी जिसका टेम्परेचर समंदर के टेम्परेचर से कम होना चाहिए. तो बेहतर यह है कि हीट सोर्स चेंज कर दी जाए, कोयले इस्तेमाल कर लें या फ्यूल इस्तेमाल कर लें हीट हासिल करने के लिए. और हीट सिंक की भी ज़रूरत होगी जिस पर हीट रिजेक्ट की जाएगी क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में नेचुरली. तो हमें हॉट बॉडी भी चाहिए और कोल्ड बॉडी भी चाहिए हीट इंजन को चलाने के लिए. अगर टेम्परेचर T1 ज़्यादा है T2 से तो हीट ट्रेवल करेगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, यानी हीट अगर आप सप्लाई करना चाहते हैं हीट इंजन को तो हीट को रिजेक्ट भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वर्क डन हो सकता है. एंड दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्टेड. On the other hand, Clausius statement tells us about the working of a refrigerator. Clausius statement हमें बताता है कि it is impossible to cause heat to flow from cold body to hot body without the expenditure of energy. एनर्जी दिए बगैर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर करना नामुमकिन है. तो रेफ्रिजरेटर क्या है? रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो चीज़ों को ठंडा करती है. चीज़ें ठंडी कैसे होती हैं? जब हीट उसमें से निकाली जाती है. रेफ्रिजरेटर को हम हीट पंप भी कहते हैं. रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डब्बा होता है जिसमें चीज़ें रखी जाती हैं और उसमें से हीट निकाल ली जाती हैं. जो डब्बा है ये कोल्ड होता है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग, जिसको हॉट बॉडी कहा जा सकता है. तो जब तक आप वर्क नहीं करवाएंगे कंप्रेसर पर तब तक रेफ्रिजरेटर स्टार्ट नहीं होगा और कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती. ये हमें क्लॉसियस बताता है कि हीट अगर आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में तो आपको वर्क करवाना पड़ेगा कंप्रेसर पर, यानी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि केल्विन स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट की इक्विवेलेंस साबित करें, यानी दोनों बराबर हैं, दोनों एक जैसी हैं. और इसको प्रूफ करने के लिए हम एक लॉजिक यूज करते हैं कि केल्विन स्टेटमेंट अगर गलत है तो क्लॉसियस भी साथ गलत हो जाएगी. परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड हम यूज करेंगे कि अगर हीट इंजन को हम हीट सप्लाई करें सिर्फ हॉट बॉडी से तो वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी वर्क में. ये केल्विन के खिलाफ है, यानी हमने केल्विन को फॉल्स रखा. और हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्लॉसियस भी गलत हो रही है. तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में अगर हीट ट्रांसफर हो जाए, हमें वर्क चाहिए होता है, वर्क ना दें, यहाँ पर एनर्जी ना दें, तो ये क्लॉसियस के खिलाफ है. दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास हॉट बॉडी से हीट अगर सप्लाई की जा रही है तो वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है और इस तरह से कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में
हीट ट्रांसफर हो जाएगी स्पॉन्टेनियसली यानी खुद ही नेचुरली, तो ये क्लॉसियस भी फॉल्स साबित हो गई। इस तरह से केल्विन और क्लॉसियस दोनों फॉल्स अगर हो जाती हैं तो इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट हैं। इससे पहले हमने हीट इंजन के बारे में पढ़ा और हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी में हीट को कन्वर्ट कर दे। जब हीट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जिनमें फ्रिक्शन है और मॉलिक्यूल्स की वजह से भी लॉसेस आते हैं जब मॉलिक्यूल्स सही से नहीं टकरा पाते पिस्टन से। इनको हम इरिवर्सिबिलिटीज का नाम देते हैं। रिवर्सिबिलिटी वो प्रोसेस है जो रिवर्स हो जाता है, यानी जिस तरह से एक्सपेंशन हो रही है उसी तरह से कंप्रेशन हो जाए, जितना एक्सपेंड होते हुए वॉल्यूम है वापस उतना ही कंप्रेस होकर वॉल्यूम आ जाए, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। इरिवर्सिबिलिटी के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, रिवर्सिबल के बारे में बात करेंगे। और कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन है जो कि रिवर्सिबल साइकिल रखता है, यानी एक तो साइकिल के वापस अपनी स्टेट पर आ जाए और दूसरा रिवर्सिबल, यानी जो एक्सपेंशन होते हुए पाथ फॉलो हो रहा है उसी तरह से कंप्रेशन पर भी पाथ फॉलो हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास कार्नोट इंजन से मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी पता चल सकती है हीट इंजन की। असल में ये प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन हमें ये बता सकता है कि मैक्सिमम हीट इंजन से कितनी एफिशिएंसी आ सकती है जो कि हीट लॉसेस ना होने पर हो। कार्नोट इंजन जिस साइकिल पर डिपेंड करता है उसको कार्नोट साइकिल कहते हैं, जिसके 4 प्रोसेसेस हैं। यहाँ याद रहे कि साइकिल ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो इनिशियल स्टेट होती है वही फाइनल स्टेट बन जाती है। तो इंजन कैसे वर्क करता है? सबसे पहले इंजन में एक्सपेंशन होती है जब हीट प्रोवाइड की जाती है, और फिर उसके बाद कंप्रेशन हो जाता है जब हीट रिजेक्ट की जाती है। तो कार्नोट साइकिल में शुरू के 2 प्रोसेस एक्सपेंशन के हैं और आखिर के 2 प्रोसेस कंप्रेशन के हैं। पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन का है। इसको समझने के लिए हम एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस अज्यूम करते हैं जिसकी वॉल्स और पिस्टन इंसुलेटेड होते हैं, जबकि बेस कंडक्टिंग होता है, इससे हीट कंडक्ट की जा सकती है, और सिलेंडर फिल्ड होता है गैस से। तो पहले प्रोसेस में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम इनिशियल प्रेशर P1 लें और वॉल्यूम V1 लें और टेम्परेचर T1 लें तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है बहुत स्लोली, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन बहुत स्लो प्रोसेस है। स्लो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, और हॉट बॉडी जब हीट सप्लाई करती है तो गैस मॉलिक्यूल्स बहुत स्लोली कंडक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर हाई टेम्परेचर रेजर्वॉयर इस्तेमाल करते हैं एज अ हॉट बॉडी विच सप्लाई हीट Q1, और एक्सपेंशन होने के बाद वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है V2, जबकि प्रेशर डिक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो जो प्रेशर है वो P2 हो जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो हम अगर इसको ग्राफिकली देखें, P1 और V1 इसके प्रेशर और वॉल्यूम है, तो आफ्टर एक्सपेंशन P2 डिक्रीज हो जाएगा और V2 इंक्रीज हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम हॉट बॉडी से हटा के इंसुलेटर पर रख देंगे पिस्टन सिलेंडर डिवाइस को, जिसकी वजह से हीट फ्लो नहीं होगी, लेकिन मॉलिक्यूल्स अभी भी हरकत कर सकते हैं और सडनली वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इसका V2 है तो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा P3 में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर अभी और गुंजाइश है, और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा T2 में, क्योंकि अपनी इंटरनल एनर्जी को ये लूज कर देंगे बाय वर्क डन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिफोर द एक्सपेंशन P2 प्रेशर है, V2 वॉल्यूम है और T1 टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा T2 में, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा V3 में V2 से, और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा P2 से P3 में। आफ्टर एक्सपेंशन P3, V3 और T2 प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होंगे। इसको ग्राफिकली अगर हम देखें तो P2 और V2 अगर यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम है तो एकदम से एक्सपेंशन होने के बाद प्रेशर P3 डिक्रीज कर लेगा और वॉल्यूम V3 हो जाएगा विच इज इंक्रीज्ड। क्योंकि अब साइकिल को अपनी वापस स्टेट में लेके आना है तो यहाँ पर अब कंप्रेशन करवाया जाएगा। तो पहला आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा जिसमें हम यहाँ पर बेस की जगह कोल्ड बॉडी रख देंगे, जिसका टेम्परेचर ऑफ द गैस के बराबर है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है ये। जबकि गैस मॉलिक्यूल्स हीट रिजेक्ट कर सकते हैं इस कोल्ड बॉडी में, तो इस तरह से गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, और हीट रिजेक्ट होने पर, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, V4 हो जाएगा V3 से। तो बिफोर कंप्रेशन P3, V3, T2 अगर प्रॉपर्टीज हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर,
हीट रिजेक्ट करने पर कोल्ड रेजर्वायर में वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा V4 में, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा P4 क्योंकि कंप्रेशन के वक्त प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। हम ग्राफिकली देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह से पाथ फॉलो कर रहा है जिस तरह से प्रोसेस 1 ने पाथ फॉलो किया है, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो प्रेशर हमारे पास इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ग्राफिकली देख सकते हैं। इसी तरह फौरन से हम यहाँ पर इंसुलेटर रख देंगे कोल्ड बॉडी की जगह, ताकि हीट फ्लो ना करे और इंटरनल एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज हो जाए बाय कंप्रेशन, और इस तरह से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो साइकिल कंप्लीट हम इस तरह से कर सकते हैं, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, ग्राफिकली देख सकते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन भी होगा। तो यहाँ पर जो V4 है वो V1 में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा V1 में बहुत ही तेजी के साथ। यहाँ कंप्रेशन से पहले अगर P4, V4 और T2 प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा T2 से T1, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा V4 से V1 में, और प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है P4 से वापस P1 में। इस तरह से यहाँ पर वापस वही प्रॉपर्टीज आ गई, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। तो इस तरह से साइकिल मुकम्मल हो गया, और सडन ये प्रोसेस है, देख सकते हैं वही पाथ फॉलो किया है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई लॉसेस नहीं होते, ये याद रखिएगा, इसीलिए एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो ग्राफिकली यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज हो गया वापस P1 में, और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया V1 में। दोबारा से समराइज करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद एडियाबैटिक होगा, उसके बाद फिर आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगी, और फिर वापस साइकिल आइडियाबैटिकली कंप्रेस हो जाएगा। पहले हम हीट सोर्स पर रखेंगे, और फिर उसके बाद इंसुलेटर पर, फिर सिंक पर रखने पर रिजेक्ट हो जाएगी हीट, दोबारा से इंसुलेटर पर रखेंगे तो हीट रिजेक्ट नहीं होगी, आइडियाबैटिकली कंप्रेशन होगी, और इस तरह से साइकिल वापस हो जाएगा। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने कार्नोट साइकिल स्टडी इसीलिए किया है ताकि हम मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी निकाल सकें, वो एफिशिएंसी जो मैक्सिमम हो सकती है किसी भी हीट इंजन की। और एफिशिएंसी आपने पढ़ा हुआ है कि इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी सेम रहती है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर साइक्लिक प्रोसेस हो तो डेल्टा U 0 होता है, और यहाँ कहा जा सकता है डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W, और डेल्टा Q यहाँ पर Q1 माइनस Q2 है, बिकॉज हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड इज द नेट अमाउंट ऑफ हीट विच इज इक्वल टू नेट वर्क। इस तरह से ये वर्क का फॉर्मूला है। अब ये वर्क आउटपुट है क्योंकि जो हम हासिल कर रहे हैं वो वर्क है इंजन से, और हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड के बराबर है। तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पर हीट सप्लाइड इनपुट है क्योंकि हीट इंजन में जो दाखिल हो रही है वो हीट सप्लाइड है। तो एफिशिएंसी यहाँ पर लिखी जा सकती है डेल्टा W अपॉन Q1। डेल्टा W सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आ जाएगा फॉर्मूला। एलसीएम ब्रेक करेंगे, Q1 से कैंसिल हो सकता है, और माइनस Q2 अपॉन Q1 आ जाएगा। तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 ये हमारे पास एफिशिएंसी है जिसकी वैल्यू 0 से 1 होती है। अब अगर हम इसको परसेंटेज में निकालना चाहें तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 0 से 100% तक इसकी एफिशिएंसी आएगी। सिंस वी नो दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा हीट सप्लाई हो सकती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो कांस्टेंट आता है। अगर हम यहाँ पर हीट सप्लाइड की बात करें तो कांस्टेंट इंटू T1, और अगर हीट रिजेक्टेड की बात करें तो कांस्टेंट इंटू T2। दोनों को डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से हम एफिशिएंसी को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर निकाल सकते हैं। सो Q2 अपॉन Q1 की जगह हम पुट कर सकते हैं T2 अपॉन T1। तो हमारे पास ये एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला आ गया। परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैक्सिमम लिमिट निकाल सकते हैं हम कार्नोट साइकिल की कि कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें सवाल पूछा जाता है क्या 100% एफिशिएंसी हो सकती है कार्नोट इंजन की। तो कार्नोट इंजन की कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती, और इसको हम प्रूव कर सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक। अगर एफिशिएंसी 100% हो तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, 100 पुट कर देंगे, 100 से कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस 1 किया जा सकता है, दूसरी साइड में Q2 अपॉन Q1 को भेज दें, 1 वहां पर जाके माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा Q2 अपॉन Q1,
और Q1 मल्टीप्लाई करें 0 से तो Q2 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई हीट रिजेक्ट ही नहीं हुई, बिकॉज Q2 हीट रिजेक्टेड है। तो जब कोई भी हीट रिजेक्ट नहीं होगी इसका मतलब कोई हीट सिंक ही नहीं है, यानी कोल्ड बॉडी ही नहीं है, तो ये तो केल्विन स्टेटमेंट के खिलाफ है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस आइडियल इंजन की भी एक लिमिट है, और ये लिमिट है कि एफिशिएंसी 100% से कम होगी। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जो एक्चुअल इंजन है उसमें फ्रिक्शन और हीट लॉसेस की वजह से एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से कम ही होगी। चलें यहाँ तक लेक्चर रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एंट्रोपी स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।